अब हम डिस्कस करने वाले हैं CSS के अंदर कलर सिस्टम्स को। कलर्स को हम डिफाइन करने के बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं CSS के अंदर एंड उन्हीं को अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये है हमारी नेम्ड कलर्स, यानी डायरेक्टली सिर्फ कलर का नाम लिख देना। इसका एक एग्जाम्पल है कलर इज इक्वल टू ब्लैक, यानी कलर में मैंने ब्लैक को असाइन कर दिया तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, कलर का नाम यूज किया। जब शुरुआत में HTML हमारे पास आया था, यानी HTML जब नया नया था, तो उस टाइम पे CSS को यूज करके टोटल 16 कलर्स थे जिनके हम नाम लिख सकते थे। बट आज की डेट में अराउंड 140 या कह सकते हैं 150 कुछ नेम्ड कलर्स हैं, यानी अलग अलग नामों वाले कलर हैं जिनको हमारा ब्राउजर पहचानता है कि हाँ अगर मैंने ब्लू लिखा है तो ब्लू में उसको क्या डिस्प्ले करना है, या फिर अगर मैंने व्हाइट लिखा है तो व्हाइट के लिए क्रोम को पता है कि व्हाइट में व्हाइट कलर ही डिस्प्ले होगा, या पिंक का क्या मतलब होता है, या मेजेंटा का क्या मतलब होता है। इसके अलावा और भी टील जैसे कलर होते हैं, पर्पल जैसे कलर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड अराउंड 140 टू 150 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनको हमारा ब्राउजर रिकॉग्नाइज कर लेता है। पर दुनिया में तो 140-150 कलर्स नहीं होते, दुनिया में तो मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं, बट हमारा ब्राउजर सिर्फ कुछ ही कलर्स है जिनको नाम से रिकॉग्नाइज कर लेता है। इनके एक बार हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं क्या करूंगी, मेरा जो index.html था इससे मैं सारी की सारी चीज़ें हटाने वाली हूँ एंड इसमें हम रखेंगे सिर्फ अपनी हेडिंग को। अभी हेडिंग का कलर मैंने दिया हुआ है ऑरेंज के इक्वल। इनफैक्ट इसको हल्का सा मैं जूम कर लेती हूँ। ऑरेंज के इक्वल मैंने कलर दिया हुआ है यहाँ पर। इस स्टाइलिंग को भी हटा लेते हैं। अब मैं अगर इस कलर को चाहूँ तो कलर को चेंज करके मैं ब्लू भी कर सकती हूँ। ब्लू को सेव करूं, रिफ्रेश करूं, मेरे पास ब्लू कलर आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं रेड भी कर सकती हूं, रेड को सेव करूं, रिफ्रेश करूं, रेड आ जाएगा। मैं चाहूं तो इसको मैजेंटा भी कर सकती हूं, रिफ्रेश करूंगी, मैजेंटा आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे कलर को मरून करना है तो मैं इसको मरून भी कर सकती हूँ, तो ये मरून कलर में आ जाएगा। अब इसी तरीके से बहुत सारे और डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो मैं इसको पिंक कलर भी दे सकती हूँ, तो ये पिंक हो जाएगा कलर में। मैं चाहूँ कि मुझे इसको टील कलर देना है, टील थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है, तो ये टील कलर का हो जाएगा। मैं चाहूँ इसको मैं ऑलिव कलर देना चाहती हूँ तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हैं जो अवेलेबल हैं एंड उनको हम पहचान सकते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन ऑलरेडी VS कोड में हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ कलर्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास कोई नाम नहीं होते। येलो की ही अगर मैं शेड्स बनाने लगूं तो मैं हजारों शेड्स बना सकती हूँ सिर्फ येलो कलर को यूज करके, पर सबका अलग एक इंडिविजुअल नाम नहीं होता। तो जब भी हमें सिंपल कलर्स यूज करने होते हैं हम नेम्ड सिस्टम को यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम कलर्स के लिए जिनके हमारे पास कोई नाम नहीं होते के लिए हम कोड्स को यूज करते हैं, तो हम डिफरेंट कलर सिस्टम्स को वहां पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कलर सिस्टम जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा RGB कलर सिस्टम। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी इस कलर सिस्टम के अंदर हम 3 वैल्यूज को बताते हैं। एक वैल्यू होती है मेरी रेड कलर कितना मुझे लेना है, एक वैल्यू होती है कि ग्रीन कलर मुझे कितना लेना है एंड एक वैल्यू होती है कि ब्लू कलर मुझे कितना लेना है। अब थोड़ा सा ना कलर थ्योरी को समझते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें जो हम प्राइमरी में सीखते थे, इस तरीके की चीज़ें कि जब मैं येलो को और ब्लू को मिक्स करूंगी तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इस तरीके की बेसिक प्राइमरी कलर से रिलेटेड थ्योरी है कि मेरे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनके साथ मैं शुरुआत करती हूँ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये मेरा रेड हो गया, ये मेरा ग्रीन हो गया, ये मेरा ब्लू हो गया। अब जब मैं रेड एंड ग्रीन को मिक्स करूंगी तो मेरे पास जो कलर आता है वो येलो आता है। जब मैं ब्लू एंड ग्रीन को यूज करूंगी तो ब्लू एंड ग्रीन का थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर मेरे पास होगा एंड जब मैं ब्लू एंड रेड को मिक्स करूंगी तो मेरे पास थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं मैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन तीनों को मिक्स करने वाली हूँ तो एंड रिजल्ट में मेरे पास व्हाइट कलर आता है। व्हाइट कलर मतलब सारे कलर्स एक तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं तो एंड में हमेशा व्हाइट आता है। तो कलर सिस्टम मुझे बताता है कि ये जो बेसिक 3 कलर्स होते हैं इनको मैं कितनी मात्रा के अंदर मिक्स करने वाली हूँ। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरा रेड चैनल है, ये मेरा ग्रीन चैनल है और ये मेरा ब्लू चैनल है। अब मेरे पास एक स्केल होता है कि रेड कलर को आप 0 से लेकर 255 की स्केल में कितना भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कलर को आप 0 से लेकर 255 के स्केल पर कितना भी ऐड कर सकते हैं एंड ब्लू कलर को आप 0 से लेकर 255 के स्केल पर कितना भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि मेरे पास एक बकेट है
एक बाल्टी है जिसका काम है कलर्स को क्रिएट करना। अब इसके अंदर अगर मैं सिर्फ रेड कलर डाल दूं और उसकी 255 ड्रॉप्स डाल दूं, यानी 255 जितना मेरे पास रेड कलर था पूरा रेड कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ग्रीन कलर का 0 डाला और ब्लू कलर का भी 0 डाला, तो इस बाल्टी के अंदर क्या कलर क्रिएट होने वाला है? अगर मैंने इस बकेट के अंदर ऐड ही सिर्फ रेड कलर को किया है तो इस बकेट के अंदर भी सिर्फ रेड कलर मुझे देखने को मिल रहा होगा। तो ये मतलब होता है RGB वैल्यूज का। RGB के अंदर मुझे अगर कलर को डिफाइन करना है CSS के अंदर तो मैं लिखती हूँ कलर कोलन और फिर मैं लिखती हूँ RGB, यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू की कितनी क्वांटिटी में लेने वाली हूँ। अब अगर मुझे सिर्फ रेड कलर क्रिएट करना है तो मैं उसमें पूरा रेड कलर ले लूंगी 255, कॉमा ग्रीन कलर कितना लेना है? ग्रीन कलर 0 ले लो। ब्लू कलर कितना लेना है? ब्लू कलर भी 0 ले लो। तो इस कॉम्बिनेशन से मेरे पास सिर्फ रेड कलर क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है रेड इज, RGB में मैंने सिर्फ 255 ले लिया और फिर मैंने लिखा 0 and 0। तो जो मेरे चैनल्स होते हैं तीनों कलर्स के उनकी रेंज 0 से 255 तक ही होती है, ये लिमिट होती है उनके पास। अब अगर मुझे क्रिएट करना है मान लेते हैं ग्रीन कलर को, तो ग्रीन कलर के लिए मुझे पता है रेड कलर कितना लेना होगा? रेड कलर 0 लेना होगा। ग्रीन कलर कितना लेना होगा? इसको पूरा ले सकते हैं तो 255 ले लिया। ब्लू कलर कितना लेना होगा? ब्लू कलर 0 लेना होगा, तो इसका RGB कॉम्बिनेशन होगा 0, 255 एंड 0। तो इस ग्रीन कलर को क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा RGB 0, 255 एंड 0, तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर मैंने जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट था इसके अंदर मैंने अपनी H2 क्रिएट की थी, अभी इसके अंदर जो कलर है वो ऑलिव है, पर अगर मुझे RGB का ग्रीन कलर चाहिए तो मैं लिखूंगी RGB। ग्रीन कलर के लिए पहले हम रेड के लिए कलर बताएंगे। रेड क्या है? रेड की क्वांटिटी है चैनल की 0, फिर ग्रीन की क्वांटिटी 255 पूरा ले लो, ब्लू की क्वांटिटी 0, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हेडिंग H2 के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर रेड कलर चाहिए तो रेड कलर में रेड को लिख लो 255, ग्रीन पूरा 0 एंड ब्लू भी पूरा 0, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब मेरे पास पूरा रेड कलर आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मुझे सिर्फ ब्लू चाहिए तो रेड भी 0, ग्रीन भी 0 एंड लास्ट में ब्लू आ जाएगा, इसको कर लेते हैं सेव। तो अब मेरे पास टोटल ब्लू आ जाएगा। तो ये तो हो गए बेसिक, सिर्फ रेड, सिर्फ ग्रीन, सिर्फ ब्लू। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा मिक्सिंग ऑफ कलर्स। मिक्सिंग ऑफ कलर्स के लिए अगर मान लेते हैं मुझे बाल्टी के अंदर क्या चाहिए? मुझे बाल्टी के अंदर येलो कलर चाहिए, तो येलो कलर को बनाने के लिए मुझे रेड और ग्रीन को मिक्स करना पड़ेगा। रेड और ग्रीन को मिक्स करूंगी तो मेरे पास येलो आएगा। तो मैं क्या करूंगी? RGB में रेड की क्वांटिटी 255 रख दूंगी, ग्रीन की क्वांटिटी 255 रख दूंगी और ब्लू को मैं रख दूंगी 0 के इक्वल। तो मेरे पास क्या होगा? तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा विच इज इक्वल टू माई येलो कलर। एक बार इसके लिए भी लिख लेते हैं कोड। यहाँ पर कलर में RGB में मैं लिखने वाली हूँ 255 एंड 0, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास एक येलो कलर आ गया। इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक ब्लैक एंड व्हाइट का हमें पता होना चाहिए। व्हाइट कब होगा? जब हम सारे कलर्स को मिक्स कर देंगे। तो मैंने रेड को भी 255 ले लिया, ग्रीन को भी पूरा ले लिया एंड मैं ब्लू को भी पूरा 255 लेने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा पूरा टेक्स्ट अंदर मिक्स हो गया क्योंकि वो व्हाइट ही कलर का हो गया है। दिस इज माई टेक्स्ट। ये और अच्छे से तब दिखेगा जब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लूंगी ब्लैक के इक्वल। तो हाई देयर पूरा वाइट कलर में मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड को हटा देते हैं। ये वाइट कलर मैंने क्रिएट किया। ब्लैक कलर कब क्रिएट होता है? जब कोई भी लाइट नहीं होती, मतलब जब ना रेड अवेलेबल है, ना मेरे पास ग्रीन अवेलेबल है, ना मेरे पास ब्लू अवेलेबल है। अगर तीनों को 0 0 0 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा मेरा ब्लैक कलर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इन कलर्स को क्रिएट करने का आइडिया हमें कैसे लगता है? आइडिया हमें ऐसे लगता है कि 3 वैल्यूज हैं, 255, 255, 255। तो अगर मैं सोचूं कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा रेड है, थोड़ा सा ब्लू है, ग्रीन मान लेते हैं पूरा अभी 0 है, अगर मैं थोड़ा सा रेड ले लूं, मान लेते हैं मैंने 120 रेड लिया, ग्रीन मैंने पूरा 0 लिया एंड ब्लू में भी मैं 120 ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा ब्लू एंड थोड़ा सा रेड मिक्स होगा। जब ब्लू एंड रेड मिक्स होता है तो थोड़ा सा पर्पलिश कलर मेरे पास क्रिएट होता है इस तरीके का। तो 120 अगर मैंने क्वांटिटी में कम लिया है तो थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर मेरे पास हो सकता है क्रिएट हो। तो इस तरीके से हम आइडिया लगाते हैं क्या कलर क्रिएट हो सकता है। इसको एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। RGB में अगर मैं लिखूँ कि मुझे 120 क्रिएट करना है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पर्पलिश कलर मेरे पास क्रिएट हुआ है क्योंकि रेड और ब्लू को मिक्स करने से पर्पल कलर बनता है।
अब ये जो RGB वैल्यू है, ये ज़रूरी नहीं है आपने फर्स्ट टाइम CSS के अंदर ही सीखा होगा। RGB जो है, RGB को यूज़ किया जाता है हमारे टेलीविजन्स के अंदर। तो टीवी के अंदर जो कलर क्रिएट होते हैं, मतलब जो पिक्सल का कलर होता है, जो हमारी मूवी चल रही होती है, शो चल रहा होता है, उसमें जो डिफरेंट कलर्ड टीवी होते हैं, उसमें RGB की फॉर्म में कलर्स क्रिएट होते हैं कि कितना रेड होना चाहिए, कितना ग्रीन होना चाहिए, कितना ब्लू होना चाहिए, एंड उस हिसाब से उन पिक्सल्स की फॉर्म में हमें पूरे के पूरे कलर दिखाई देते हैं। या फिर RGB वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा कैमरास के अंदर भी यूज़ किया जाता है कलर्स को सेंस करने के लिए। तो इस तरीके से RGB वैल्यू की जो सिग्निफिकेंस है, जो इसका यूजेज है, सिर्फ CSS के अंदर नहीं है, सिर्फ वेबसाइट्स के अंदर नहीं है, ये प्रैक्टिकली बहुत सारे एनालॉग डिवाइसेस में भी यूज होते हैं। इसीलिए RGB को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही चीज़ हमें याद रखनी है कि RGB कलर्स होते हैं और उन सब की रेंज होती है 0 से 255 के बीच में। जिस कलर को आप जितना मिक्स करेंगे फाइनल कलर के अंदर, वो वाला कलर आपको उतना ज़्यादा दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि 0 से लेकर 255, ये तो बहुत सारे कलर्स की रेंज आ गई। मतलब RGB के कॉम्बिनेशन से आप लिटरली मिलियंस ऑफ कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को याद रखें कि अगर 120, 43, 145 ये वाला कॉम्बिनेशन हुआ, कुछ इस तरीके का अगर मैंने RGB लिख दिया 120, 43, 145, तो इससे कौन सा कलर क्रिएट होगा, हमें बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इसका मतलब है रेड, इसका मतलब है ग्रीन, इसका मतलब है ब्लू। तो इस तीनों कलर्स में ब्लू सबसे ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर ज़्यादा होगा। और रेड और ग्रीन का थोड़ा सा मिक्सचर है जिसमें रेड भी ज़्यादा है। अब जब भी रेड और ब्लू ज़्यादा होता है तो थोड़ा पर्पलिश बनता है, ये मुझे आइडिया लग गया। और ग्रीन का इसमें थोड़ा सा शेड होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कलर किस डायरेक्शन में जाना है, पर एग्जैक्ट कलर याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस हमें RGB का सिंटैक्स याद होना चाहिए कि RGB को लिखने के लिए मुझे RGB लिखना पड़ता है और फिर ये 3 मुझे कोड्स लिखने पड़ते हैं। वरना हमारे पास बहुत सारे कलर पिकर्स अवेलेबल होते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक पर्पलिश शेड ले सकती हूँ जाकर, एंड मेरे पास उसका एक अलग से RGB तैयार हो जाएगा। या फिर कलर पिकर के लिए मैं डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च कर सकती हूँ कलर पिकर। कलर पिकर क्या करते हैं, मुझे कलर्स को पिक करने में हेल्प करते हैं। अब मान लेते हैं मुझे थोड़ा सा पिंकिश कलर चाहिए, पिंकिश कलर इन द सेंस ये थोड़ा सा पिंक के पास वाला कलर चाहिए, कुछ ऐसा, और मैं चाहती हूँ ये हल्का सा और डार्क हो जाए, तो कुछ यहाँ पर आ जाए। ये गूगल का ही कलर पिकर है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर भी आपको कलर पिकर मिल जाएंगे। मुझे मान लेते हैं ये कलर पिक करना है, तो गूगल क्या करेगा, मुझे इसके लिए इसका RGB कॉम्बिनेशन ये यहाँ पर दिखा रहा है 2094-161, तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2094-161। तो ये मेरा कलर बन गया। एंड अब इसी सेम कलर की मेरे पास हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पर सेम कलर की मेरे पास हेडिंग आ गई। तो अगर मुझे किसी कलर को सिलेक्ट करना होता है तो मैं डायरेक्टली कलर पिकर में देख सकती हूँ कौन सा कलर देखने में सुंदर लग रहा है, एंड फिर डायरेक्टली मैं उसका RGB कोड उठा सकती हूँ। इसी तरीके से हम उसकी HSV वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, HSL वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये RGB, एंड सेकेंड पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेक्स कोड। ये हेक्स कोड है जिसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कलर सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम, या इसको शॉर्ट में हम हेक्स भी कहते हैं, या फिर इसको हेक्स कोड भी कह देते हैं। इसमें हम अपने कलर्स को हैशटैग के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद उनका एक 6 डिजिट या 6 नंबर्स या 6 लेटर्स वाला एक कोड लिखकर अपने कलर को बताते हैं। हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट होता है कलर सिस्टम का, ये एक तरीके से RGB फॉर्मेट का ही दूसरा फॉर्म है। RGB फॉर्मेट में क्या होता है, RGB फॉर्मेट में हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके 3 डिफरेंट नंबर्स देते हैं। और सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, शुरुआत के जो 2 लेटर्स होते हैं इस कोड में वो हमारे रेड को दिखाते हैं, बाद वाले जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर को दिखाते हैं, एंड बाद वाले जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमारे ब्लू कलर को दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये RGB का ही एक दूसरा फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट, ये नंबर सिस्टम और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब RGB में हो सकता है आपको ज़्यादा नंबर्स लिखने पड़े, पर हेक्स कोड के अंदर आपको छोटे में ही सेम कलर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल एक्चुअली एक कलर सिस्टम तो होता ही है, पर उसके साथ साथ एक नंबर सिस्टम भी होता है। हमारे पास मैथ के अंदर या अलग अलग जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर या डिफरेंट और एरियाज़ के अंदर, डोमेन्स के अंदर अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। हमारा हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर इसको हम बेस 16 कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर हम 16 डिफरेंट लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। कौन से 16 डिफरेंट लेटर्स, एक 0 से लेकर 9 तक ये हमारे 10 डिजिट्स हो गए, एंड एक A से लेकर F तक ये हमारे 6 लेटर्स हो गए। तो टोटल हम 16 कैरेक्टर्स को इस नंबर सिस्टम के अंदर, इस कलर
कलर सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हमें हेक्साडेसिमल को समझना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। जितनी भी हम मैथ कर रहे होते हैं, मतलब अभी तक स्कूल से लेकर 12th क्लास तक एंड उसके बाद कॉलेज में आकर जितनी भी हमने आज तक मैथ देखी है, उसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। मैथ के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होने का मतलब है कि उसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं, या उसको हम बेस 10 भी कह सकते हैं। डेक का मतलब होता है DEC, डेक का मतलब होता है 10। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब भी डेक सुने तो यूजुअली वहां पर कोई ना कोई एक चीज 10 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस नंबर सिस्टम को हम बेस 10 भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में या मैथ के अंदर, मान लेते हैं आप कोई 3 डिजिट नंबर लिखना चाहते हैं, तो 3 डिजिट नंबर में हर प्लेस के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं। मतलब यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 000। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। एंड बाकी सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर लाई करेंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 10 चॉइसेस थी, इस प्लेस के लिए 10 चॉइसेस, इस प्लेस के लिए 10 चॉइसेस। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 कहते हैं और इसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेली मैथ के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा एक और काफ़ी फेमस नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी ऐसा नंबर सिस्टम है जो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। शायद अभी नहीं देखने को मिले, आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स जैसी चीज़ें करेंगे या बिट मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। वेब डेवलपमेंट में अभी के लिए हम इतना नहीं करेंगे, बस इसका मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी यानी बिन यानी 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, तो इसको हम बेस 2 कह देते हैं। मतलब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपको कोई 3 डिजिट नंबर लिखना है तो आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप यहाँ पर 0 या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 या 1, यहाँ पर भी 0 या 1। तो सबसे छोटा 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता है 000, सबसे बड़ा 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता है 111 और बाकी सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो आप सिर्फ 0 और 1 का यूज कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। और ये जो नंबर सिस्टम है ये काफी ज्यादा कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है। अब यहां पर कलर सिस्टम के लिए हम कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्सा एंड डेक ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेक्स का मतलब होता है 6, डेक का मतलब होता है 10। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से बेस 16 वाला नंबर सिस्टम। अब बेस 16 है तो इसके अंदर 16 डिजिट्स होने चाहिए। जैसे डेसिमल है तो इसके अंदर 10 डिजिट्स है, बाइनरी है तो इसके अंदर 2 डिजिट्स है, हेक्साडेसिमल है तो इसके अंदर 16 डिजिट्स होने चाहिए। अब 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं और बाकी के जो 6 होते हैं वो हम ABCD की फॉर्म में यूज करते हैं, ABCDE एंड F। तो ये बाकी के 6 डिजिट्स हैं। तो टोटल हम 16 कैरेक्टर्स हैं, 16 कैरेक्टर्स को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं और ये हमारा हेक्स कोड या फिर कलर सिस्टम के अंदर यूज हो रहा होता है। इसको हम कोडिंग में भी और दूसरे प्रोग्रामिंग के एरियाज में भी यूज करते हैं हेक्साडेसिमल बेस 16 को, बट इसको हम यहाँ पर भी यूज कर रहे होते हैं, मतलब CSS में अपने हेक्स कोड को डिफाइन करने के लिए। तो 0 से लेकर 9 तक तो सारे डिजिट्स हैं। A का मतलब बेसिकली यहाँ पर 10 हो जाता है, B का मतलब 11 हो जाता है, C का मतलब 12 हो जाता है, D का मतलब 13 हो जाता है एंड इसी तरीके से F का मतलब यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 हमने लिख दिया है एक तरीके से। तो जहाँ भी F लिखा हुआ है वहाँ एक तरीके से हमने 15 को लिखा हुआ है। तो जब भी हम RGB को हेक्स कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो RGB की जो 0 से 255 वाली रेंज होती है, मतलब रेड के लिए अगर मैं 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ, उसी का अगर मैं हेक्स कोड का वेरिएशन लूँ तो मैं 00 से लेकर FF के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये दोनों रेंज बिल्कुल सेम है। इनका कन्वर्जन कैसे होता है हमें उसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, बट बेसिकली RGB जो वैल्यूज देता है वही सेम वैल्यूज हेक्स कोड देता है, बस उसको लिखने का तरीका हमारे पास चेंज हो जाता है। तो हेक्स कोड को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? हेक्स कोड में शुरुआत में हम हैश कोड लिखते हैं एंड उसके बाद हम पहले जो 2 लेटर्स होते हैं, पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं, 2 कैरेक्टर्स होते हैं, ये मेरे रेड के लिए होते हैं, दूसरे 2 कैरेक्टर्स मेरे ग्रीन के लिए होते हैं एंड अगले वाले 2 कैरेक्टर्स मेरे ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इस कलर का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत में रेड क्या है? रेड 00 है, तो ये रेड मेरा 00 हो गया। ग्रीन क्या है? ग्रीन भी 00 है एंड ब्लू क्या है? ब्लू भी 00 है। मतलब रेड भी मैंने 0 लिया है, ग्रीन भी मैंने 0 लिया है, ब्लू भी मैंने 0 लिया है। इसका मतलब तीनों कलर्स को मैंने 0 लिया है, मतलब मैंने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया, इसीलिए ये है कॉम्बिनेशन मेरे ब्लैक कलर का। तो जब मैं हैश 000000 लिखती हूँ इसका मतलब मैं ब्लैक कलर की बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे कलर ब्लैक करना है CSS के अंदर तो मैं लिखूंगी कलर
कोलन हैश 0000000 एंड सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट कलर की बात करते हैं। यहाँ पर रेड के लिए मैंने 2 0 लिए हैं, ग्रीन के लिए मैंने 2 0 लिए हैं एंड ब्लू के लिए मैंने लिखा है एफ एंड एफ। एफ एंड एफ का मतलब क्या होता है? एफ एंड एफ का मतलब होता है आरजीबी वाला 255। मतलब रेड कलर मैंने 0 लिया है, ग्रीन कलर मैंने 0 लिया है, बट ब्लू कलर मैंने पूरा ले लिया है। इसका मतलब है कि मैं अपने ब्लू कलर को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है ये आपको ब्लू दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने जो रेड कलर लिया है वो लिया है एफ एंड एफ, मतलब पूरा रेड कलर ले लिया। ग्रीन कलर जो लिया है वो भी पूरा ले लिया एफ एंड एफ, बट ब्लू कलर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो मैं सिर्फ रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमने अभी बात की थी येलो होता है, इसीलिए ये है मेरा हेक्स कोड फॉर माई येलो कलर। तो अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को कलर देना होगा येलो, तो मैं लिख सकती हूँ कलर हैश एफ 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 00। तो इस तरीके से मेरा फॉरग्राउंड कलर येलो में सेट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम कोड के अंदर। मैंने क्या किया है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग बनाई हुई थी जिसको अभी कोई रैंडम कलर हमने दिया हुआ है। इसको अब हम हेक्स कोड से क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लैक कलर देते हैं। तो ब्लैक कलर के लिए सारे के सारे कलर्स को 0 ले लो, किसी कलर की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं 0000000 लिखने वाली हूँ। उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा कलर हो गया 0 के इक्वल। इसी कलर को अगर मुझे येलो करना है तो मुझे रेड को 2 बार लेना होगा पूरा, मुझे ग्रीन को 2 बार लेना होगा पूरा, एंड ब्लू को लेना होगा 0 टाइम्स। तो इसको मैंने रिफ्रेश कर लूंगी तो ये मेरा कलर येलो हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे ब्लू कलर लेना है तो मेरा जो रेड वाला कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, मेरा ग्रीन वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मेरा ब्लू वाला कंपोनेंट कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है ब्लू कलर। एंड मैं पर्पल भी ले सकती हूँ, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। रेड पूरा आ जाएगा, ग्रीन 0 आ जाएगा एंड ब्लू पूरा आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास मेरा ये पर्पल कलर आ गया है। तो इस तरीके से हैश कोड की फॉर्म में हम अपने कलर्स को डिफाइन करते हैं। अब अगर मुझे व्हाइट कलर चाहिए हो तो हमने आरजीबी के अंदर क्या करते थे, व्हाइट कलर के लिए रेड भी पूरा ले लेते थे, ग्रीन भी पूरा ले लेते थे, ब्लू भी पूरा ले लेते थे। यहाँ भी व्हाइट कलर के लिए रेड पूरा लेने का मतलब एफ एफ, ग्रीन पूरा लेने का मतलब एफ एफ, एंड ब्लू पूरा लेने का मतलब भी डबल एफ यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देती हूँ टू ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हाई देयर व्हाइट कलर में आ गया विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लैक। एंड इसको भी ब्लैक को सेट करने के लिए हम हेक्स कोड का यूज कर सकते हैं 000000। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो सेम स्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल कोड्स। अब एक और छोटी सी चीज होती है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको हेक्स कोड जो है वो 3 डिजिट्स का मिल रहा होगा। मतलब आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा हैश एफ 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 या हैश 0F0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल हेक्स कोड था वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था FF FF FF, और इस केस में आपका जो ओरिजिनल हेक्स कोड है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था 0 2 बार, F 2 बार, 0 2 बार। तो ये एक शॉर्ट हैंड होता है या शॉर्ट फॉर्म होता है अपने सेम हेक्स कोड को 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखने का। तो आप बेसिकली अगर आपके पास 6 हैं और उसमें भी आपके पास आइडेंटिकल पेयर्स बन रहे हैं तो आप उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के लिए 6F लिखे हैं तो यहाँ पर मैं 3F भी लिख सकती हूँ, एंड ब्लैक कलर के लिए मैंने 6 0 लिखे हैं तो इसको मैं 3 0 भी लिख सकती हूँ। और इसको अगर मैं सेव करूँगी तो बिल्कुल वैलिड फॉर्मेट होगा एंड सेम मेरे पास स्टाइलिंग अवेलेबल रहेगी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हेक्स कोड कलर सिस्टम को यूज करते हैं अपने कलर्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये हेक्स कोड भी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑनलाइन कलर पिकर्स को यूज करते हैं, जैसे मैं दोबारा से कलर पिकर खोलूं और मुझे मान लेते हैं इस बार थोड़ा सा ग्रीनिश शेड चाहिए और मुझे इस वाले ग्रीन का जो है हेक्स कोड चाहिए, तो यहाँ पर मुझे हेक्स कोड मिल जाएगा। इसको मैं सीधा कॉपी कर सकती हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है टू दिस हेक्स कोड, तो मैं शुरुआत में हैश कोड लिख सकती हूँ एंड फिर मेरा हेक्स कोड, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा बैकग्राउंड कलर यही वाला ग्रीन आ गया जिसका मैंने हेक्स कोड कॉपी किया है। अब हेक्स कोड के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये जो हैशटैग वाला जो साइन होता है इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसको आप नहीं लिखेंगे तो CSS डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप कौन से कलर की बात कर रहे हैं। और इस केस में मैं रिफ्रेश करूंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब बैकग्राउंड कलर मेरी CSS फाइल को समझ ही नहीं आया कि मैं कौन सा सेट करना चाह रही हूँ। तो इसीलिए ये वाला जो साइन होता है इसे इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।